वन वेलकम बैक। और आज हम करने वाला हमारा लास्ट लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, जिसमें हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की और उसकी एप्लीकेशंस की। तो चलिए देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड refers to degree of association between the metal atom and the ligand. Stability of coordination compound refers to degree of association between metal ion and the ligand in the state of equilibrium. Magnitude of equilibrium or stability constant quantitatively expresses the stability. मतलब जिसका जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। सो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के लिए हम क्या लिखते हैं? के विद सबस्क्रिप्ट एस। मान लेते हैं इन रिएक्शन वेयर metal ion reacts with the ligand, let us say 4 ligand, it forms a tetrahedral or the square planar geometry compound or the Ml4. If stability constant at equilibrium is higher, then it is more stable. And more Ml4 will be formed, बिकॉज हम जानते हैं जिसका के की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगी। सो इसका के अगर ज़्यादा होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, MlO4 की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। अभी जो मेटल आयन्स हैं बच्चों, रेयरली एग्जिस्ट फ्रीली in a solution. Why so? Because it is surrounded by solvent molecules or the universal solvent, that is the water molecules. Ligand competes with this solvent molecule to form a complex. For simplicity, we ignore solvent molecule and just write M as ion. देखिए कैसे, if we have say M plus 4L, it gives us Ml4. We can also write it as M plus L gives us Ml, और इसका K क्या होगा हमें मालूम है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। करेक्ट। सेकेंड में क्या होगा, Ml प्लस अनदर L will give you Ml2 प्लस L। आपको याद होगा हमने
फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किए थे या एडिशन रिएक्शन किए थे. सो इस केस में क्या हो रहा है, देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन आइदर और द एडिशन रिएक्शन गोइंग ऑन, नॉट ओवर हियर. Since we are not writing the solvent molecule, so we are saying कि अगर मान लीजिए आपके पास मेटल है, उसके पास वाटर मॉलिक्यूल 4 लगे हुए थे अराउंड, सो ligand is going to change this water molecule one by one. So it is a substitution reaction. So K3 क्या हो जाएगा, Ml3 divided by M and Ml2. Ml3 plus L will give you Ml4. So what is this K4? Ml4 divided by Ml3 and L. Right? Where K1, K2, K3, K4 gives stability constants for all the respective steps, and the overall stability for formation of Ml4, that is M plus 4L gives us Ml4, is given by beta 4 is equal to K1 multiplied by K2 multiplied by K3 multiplied by K4. Taking log, we can say log beta 4 is equal to log K1, log K2, log K3 and then log K4. अगर यही हमें log Bn, beta n, यानी कि we do not know how many steps there are for the formation of the molecule, so we can say log K1, log K2 plus it will go on till log Kn. For example, if we take tetraamine copper 2 plus, तो उसमें आप देखोगे K1, log K1 की वैल्यू आपको मिलेगी 4.0, log K2 की वैल्यू आपको मिलती है 3.2, log K3 की वैल्यू हमें मिलती है 2.7 और log K4 की वैल्यू मिलती है 2. सो इट कम्स आउट टू बी 11.9. सिमिलरली अगर हम कैडमियम का देखें मॉलिक्यूल, सो हम देखेंगे उसमें log K1 की वैल्यू हमें मिलती है 2.6, 2.1, 1.4 and 0.9 which accumulates to 7.0. Since इसे हम लोग कर लेते हैं बीटा 1, इसे हम ले लेते हैं बीटा 2. Since बीटा 2 is less than बीटा 1, so Cu NH3 4 2 plus is more stable than cadmium NH3 4 2 plus. यानी कि जिसका बीटा 1 यानी कि टोटल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा. एज़ कम्पेयर टू दीज, कंपेयरिंग दीज टू मॉलिक्यूल्स, हमें कॉपर का मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू कैडमियम. इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? इसकी इम्पॉर्टेंस बच्चों ये है कि मान लीजिए हमने ये आयन लिया और साथ में हमने ले लिया कैडमियम, इसका आयन, इन दोनों की रिएक्शन हमने करवा दी H2S के साथ, यानी कि इसको एक सॉल्यूशन में डाला जिसमें H2S गैस थी. करेक्ट? वी पास दिस गैस ओवर दिस मॉलिक्यूल्स. तो हमने देखा यहाँ से कॉपर आयंस की डिसोसिएशन नहीं हुई. डू नॉट प्रेसिपिटेट. बट कैडमियम आयन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी. कैसे पता चला? इसकी फॉर्मेशन होने की वजह से कैडमियम सल्फाइड का कंपाउंड बन गया. इट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ये आयन सेपरेट हो गए. नाउ इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ये टूटा नहीं, इसकी स्टेबिलिटी कम होने की वजह से ये टूट गया. नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ
stability constant is called instability constant. So हम लिख सकते हैं instability constant is inverse of स्टेबिलिटी कांस्टेंट. इसका मतलब है अगर हमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट गिवन है तो हम इसका इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट बता सकते हैं. हाउ मच थर्मली अनस्टेबल द मॉलिक्यूल विल बी. इसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी लिख सकते हैं. इज इनवर्स ऑफ एसोसिएशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट, दोनों का मतलब एक ही है. Now, if we compare stability of silver with ammonia and silver with cyanide, it has to be +1 क्योंकि सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा. यहाँ भी +1 हो जाएगी. दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. ये x है, प्लस करेंगे 0 को इज इक्वल टू +1. सिल्वर की x प्लस -2 इज इक्वल टू -1. सो x विल बी इक्वल टू +1. सो अगर हम सिल्वर के दोनों मॉलिक्यूल्स देखें जिसमें एक लिगेंड है आपके पास अमोनिया और एक लिगेंड है साइनाइड. सो हमने इसका K1 और K2 निकाला, कैलकुलेट किया तो हमें मिला 1.6 इंटू 10⁻⁷ और इसका K2 हमने देखा 5.4 इंटू 10⁻18. सिमिलरली अच्छा यहाँ पे रिएक्शंस कैसे बनी थी. अगर हम सिल्वर की रिएक्शन करते हैं विथ ट्वाइस ऑफ द अमोनिया मॉलिक्यूल तो रिवर्सिबली हमें ये मिल जाएगा. सिल्वर की रिएक्शन आपने की विथ ट्वाइस ऑफ द साइनाइड आयन, रिवर्सिबली हमें ये मिल जाएगा. सो इस रिएक्शन का हमें K1 K2 यानी कॉन्स्टेंट्स मिल गए. दीज आर व्हाट स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स. सिमिलरली हम देखते हैं Cu2+ with 4 ammonia. In a reversible reaction it gives us Cu NH3 4 2+. इसका भी हमने K कांस्टेंट देखा. It came out to be 4.1 into 10⁻21. और जब हमने इसी की रिएक्शन साइनाइड आयन के साथ की तो हमें रिवर्सिबली क्या मिला, Cu CN4 नेगेटिव 2 नेगेटिव. सो इसका भी कांस्टेंट हमने देख लिया 2 इंटू 10⁻27. सिमिलरली हमने देखा विद कोबाल्ट 3+ एंड 6 अमोनिया मॉलिक्यूल. रिवर्सिबली इट गिव्स अस कोबाल्ट विद 6 ammonia as a ligand with 3+ oxidation state and the K for this reaction was 5 into 10⁻23. ना यहाँ से हम कुछ चीज़ें इन्फर करेंगे. what is it. देखो जब साइनाइड लगा है तो K2 की वैल्यू बढ़ गई. look at it is 10⁻18. यहाँ देखिए साइनाइड लगा तो इसकी वैल्यू 10⁻27 हो गई. सो इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर करें अगर तो इसका मतलब साइनाइड जो है इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन अमोनिया. जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा. यहाँ देखिए यहाँ क्या है K23 है. नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीजेस. वी कैन ऑल्सो से दैट इफ नंबर ऑफ लिगेंड increases again stability will increase. नंबर ऑफ लिगेंड इंक्रीज करेंगे तो भी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है. और अगर स्ट्रॉन्गर लिगेंड आ जाए तो भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. करेक्ट. एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी में. सो वी हैव 1 2 3 एंड नाउ वी लेट अस लुक एट द 4th एग्जाम्पल. हम देखते हैं विद निकल आयन. इट हैज़ गॉट 6 अमोनिया मॉलिक्यूल and it forms nickel with octahedral geometry ammonia, ठीक है. और दूसरी हम देखते हैं with bidentate ligands. with bidentate ligand निकल
En3 twice positive. Now look at it. इसका K1 कितना है, Ks कितना है, इसका K कितना है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है. दिस इज 6.1 into 10 to the power 8 and this is 4.6 into 10 to the power 18. Now look at it. बाइडेंटेट लिगेंड आया तो इसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ गई. लुक एट इट. ये 10⁻18 है विद बाइडेंटेट लिगेंड. सो यहाँ से हमें ये पता चला सिंस K2 is more than K1, therefore bidentate ligand forms stable complexes. सो इसका मतलब बाइडेंटेट लिगेंड जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, राइट. चलिए तो फिर अब समराइज करते हैं इसको, देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सबसे पहला बच्चों आता है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन. चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन का मतलब है हायर चार्ज डेंसिटी on central metal ion, higher is the stability. Why? Due to larger charge to radius ratio. पक्की बात है, कटायन है, जितना बड़ा ज़्यादा चार्ज होगा उतना छोटा रेडियस होगा, डिनोमिनेटर कम होता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा. So it will keep on increasing. So more stability will be there. So Fe3 plus will give you more stable complex than Fe2 plus. Why so? Because net nuclear effect will increase. Correct? देखिए Fe3 plus के साथ अगर आप साइनाइड आयन को लगाते हैं so you will get FeCN6 3 plus with stability constant 1.2 into 10⁻31. लोग ये भी बहुत ज़्यादा है. इसका मतलब ये बना तो ये भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स रहा है, लेकिन इफ़ वी कंपेयर बिटवीन दीज टू स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस FeCN6 2 प्लस, तो इसका K1 देखिए कितना है. इट कम्स आउट टू बी 1.8 into 10⁻6. आपको ये K वैल्यूज़ याद नहीं करनी है, ये क्वेश्चंस में आपको गिवन होगी. सिंस Fe3 plus has higher charge density than Fe2 plus and K1 is more than K2, so forms more stable complex. Second is the size of metal ion. Since अभी हमने बात किया कि यहाँ पर देखिए चार्ज टू मास, चार्ज टू रेडियस रेशियो ज़्यादा होगी, इसका मतलब रेडियस कम होना चाहिए. So we can say that size of metal ion is inversely proportional to stability. Look at it. If we take the first transition D block की सीरीज पहली लें तो हमारे पास क्या होगा. We will have manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. ये आयन्स बनते हैं. अगर इनका आयनिक रेडियस का हम लोग ट्रेंड देखें अक्रॉस द पीरियड तो क्या मिलेगा. आयनिक रेडियस डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस अक्रॉस पीरियड, पहली चीज़ जनरल ट्रेंड है. और दूसरी चीज़ चार्ज सब में सेम है तो जनरल ट्रेंड को फॉलो करेगा. नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, आयनिक रेडियस अगर डिक्रीज कर रहा है तो स्टेबिलिटी हैज़ टू इंक्रीज. तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स will increase. देखो और इस ट्रेंड को ऑफ स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ मेटल आयन इज कॉल्ड एज आयरविंग विलियम्स ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. ठीक है जी, इट इज़ कॉल्ड आयरविंग विलियम्स ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी.
इसी सीरीज में आपके पास थर्ड आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सेंट्रल मेटल एटम आयन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है लिगेंड और आपका जो सेंट्रल मेटल आयन है उनके बीच में क्या डिफरेंस है नंबर ऑफ आयन्स एंड कटायंस का। इसमें हम दो तरीके के एलिमेंट्स लेते हैं। वन इज कॉल्ड एज क्लास ए एक्सेप्टर। सेंट्रल मेटल एटम आयन ने एक्सेप्ट करना है तो दो तरह के हैं। और एक है आपके पास क्लास बी एक्सेप्टर। क्लास ए एक्सेप्टर जो होते हैं दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव and they are less electropositive elements. Now more electropositive है तो definitely it will belong to group 1 and 2 या फिर they will be from group 3 to 6 of lighter transition elements. ठीक। नंबर यहाँ पे देखो इट विल बिलोंग टू ग्रुप 7 to 12 एंड heavier transition elements like you have rhodium, platinum, then you have silver, gold, mercury, cadmium। ये सारे हैवी एलिमेंट्स में आते हैं या फिर ग्रुप 7 to 12 में आते हैं जिनके पास डी ब्लॉक के अंदर, डी ऑर्बिटल के अंदर लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं एंड नियरली फुल होते हैं। ठीक। सच काइंड ऑफ रिसेप्टर्स एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एज क्लास बी एक्सेप्टर्स। नाउ सिंस क्लास ए एक्सेप्टर ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं सो कैन फॉर्म stable complexes with more electronegative ions of fluorine, oxygen and nitrogen, and they can form stable compounds with elements of or the other elements of group 15, 16 and 17. Now next point आता है कीलेट इफेक्ट और द चीलेट इफेक्ट, हाउसएवर यू वांट टू प्रोनाउंस इट। व्हाट इज दिस? अब हमारे पास दो तरह के लिगेंड हैं, या तो यूनिडेंटेट होंगे या फिर आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड है। यूनिडेंटेट लिगेंड माने इस खाली एल और बाइडेंटेट मतलब एल एंड एल। अब ये कहते हैं कि यूनिडेंटेट लिगेंड दे फॉर्म द लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बट द बाइडेंटेट लिगेंड फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू रिंग फॉर्मेशन और कीलेशन। दिस इज कॉल्ड chelate effect. Stability increases because of the chelation or the ring formation. This is called as chelate effect. Fifth point इसी में देखते हैं, that is called as macrocyclic effect. Macrocyclic effect is shown by polydentate ligands. And is cyclic if there is no steric hindrance. It forms more stable complex than without ligands.
यानी अगर लिगेंड ना हो तो जो कंपाउंड बनेगा उससे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा अगर आपके पास मल्टी डेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड अटैच्ड होगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। अभी तक हम सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम आयन की बात कर रहे थे, उसके बीच में क्या है। नाउ देयर अनदर पॉइंट इज द नेचर ऑफ द लिगेंड। लिगेंड कैसा होना चाहिए, जैसे हमने उसमें बात की एक पॉलीडेंटेट एंड मल्टीडेंटेट लिगेंड की, इसी तरह से लिगेंड की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली है उसकी बेसिसिटी। इतनी ज़्यादा बेसिसिटी जो है, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स टू बी डोनेटेड टू डोनेट। जितने ज़्यादा डोनेट करने के लिए आयन्स होंगे उतना ज़्यादा बेसिक होगा, और जितना ज़्यादा बेसिक होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। इसीलिए अगर हम देखें CN नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, अमोनिया जो हैं दे आर हाईली बेसिक, ready to leave the lone pair, so forms more stable complexes. दूसरी चीज़ आती है बच्चों चार्ज। अब हमें पता है चार्ज का रिलेशनशिप कैसा होता है, डायरेक्ट है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। एंड साइज, दूसरा फैक्टर क्या है, साइज। साइज हमें पता है अनायन का साइज जितना बड़ा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक, तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देयरफॉर फ्लोरीन नेगेटिव आयन फॉर्म्स more stable complex than chloride ion. So with this we complete the stability factors or the stability of the coordination compound. Lastly, we have to talk about the importance or the applications of coordination compounds. पर जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, these are widely present in different plants, animals and minerals. इन सब के अंदर हमें मिलते हैं and they play crucial or the important role in various industries like in chemical analysis. Then it is used in metallurgy. Then it is used in biological systems. It is used in industries like as a catalyst. And also it is finding a wide use in medical industry. So चलिए देखते हैं इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखो बच्चों, इट इज़ यूज्ड इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ केमिकल्स। होता क्या है, ड्यू टू familiar colored complexes formed by metal ions with a number of ligands, this forms the basis for their detection by classical and instrumental methods of analysis. हमें पता है कि इस पर्टिकुलर लिगेंड के साथ एक मेटल आयन
ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसका एक पर्टिकुलर कलर होता है, तो उससे हम आराम से बता सकते हैं कि ये कलर आ रहा है, ये पर्टिकुलर लिगेंड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इतने अमाउंट में ये पड़ा है। जैसे एग्जांपल देखो, EDTA है या यू हैव DMG। DMG इज डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन, सिमिलरली क्यूप्रॉन। ये कुछ ऐसे आपके केमिकल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं विच आर वाइडली यूज्ड वेयर बेसिक रेडिकल, यानी कि जिसने डोनर एटम है जो, आर confirmed by converting them into complexes। अब हमें पता है EDTA जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि पॉलीडेंटेट लिगेंड है, और ये EDTA कोई ना कोई कंपाउंड बनाता है विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड गिव अ पर्टिकुलर कलर। सो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये पर्टिकुलर आयन पड़ा है। उसके साथ ही लाइक कॉपर के साथ बनाते हैं तो ब्लू कलर देगा, आयरन के साथ बनाते हैं तो ग्रीन कलर देगा, मैग्नीज के साथ पिंक कलर देगा। सो इससे हमें पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर आयन उस मॉलिक्यूल में पड़ा है या सॉल्यूशन में पड़ा है। दूसरा है हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी, हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी एस्टिमेटेड। देखो कैसे, बाय titration of सोडियम EDTA, Na2EDTA हमने एक सॉल्यूशन में डाला, एक पानी में डाला। वी वांटेड टू नो कि उसके अंदर कितना कैल्शियम है या कितना मैग्नीशियम है या क्या पड़ा है। हमने जब सोडियम EDTA डाला बच्चों, तो व्हाट हैपेंड, चलिए एक रिएक्शन देखिए। सोडियम EDTA डाला, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म कैल्शियम EDTA या फिर मैग्नीशियम EDTA बना देगा। ठीक है, पानी में मिलाया था आपने जिसमें इम्प्योरिटीज़ थी, हार्डनेस थी ना। मान लेते हैं इसका K1 और K2 गिवन है आपको। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2, सिलेक्टिव एस्टिमेशन ऑफ ions can be done by difference in stability constant of calcium और magnesium complexes। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो एक तो जल्दी बनेगा। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कितना कम सोडियम EDTA हमने डाला है। देखो मान लो ये पानी है आपके पास, इसके अंदर आपने टाइट्रेशन करना शुरू किया विद सोडियम EDTA। हाउ मच वी हैव एडेड ये हम तो पता चल जाएगा क्योंकि हमें अपनी कंट्रोल्ड फैशन में डाल रहे हैं। दूसरा हमने ले लिया एक और वाटर के साथ। अब इसके अंदर भी कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, इसके अंदर भी कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। इसमें कम डाला, हमने थोड़ा और डालना शुरू किया, कलर का चेंज आना शुरू हुआ। एक कलर आया कैल्शियम के साथ, एक कलर आएगा मैग्नीशियम के साथ। कौन सा कलर पहले आ गया उस पर डिपेंड करेगा किसका KS ज़्यादा स्टेबल होगा। लेट अस से मैग्नीशियम इज़ मोर स्टेबल दैन कैल्शियम। सो यहाँ कलर पहले आ जाएगा मैग्नीशियम का, कैल्शियम का बाद में आएगा। नेक्स्ट आप देखिए इन मेटलर्जी। मेटलर्जी के अंदर हम क्या करते हैं, देयर इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड और सिल्वर, स्पेसिफिकली हम इसमें देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। हाउ, हमने क्या किया, सिल्वर सल्फाइड जो कि एक और है सिल्वर का, इसको लिया and we passed it through a solution of sodium cyanide। अब जब इसके अंदर से रिएक्शन हुआ तो what happened, sodium is going to displace silver, so it is going to form sodium cyanide sulfide plus there is a complex being formed between। अब Ag जो है बच्चों वो साइनाइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो आयन ही तो बनाएगा ना बच्चों, करेक्ट। इसने एक आयन बनाया, देयर हैज़ टू बी ए काउंटर आयन। काउंटर आयन कौन है, सोडियम। सो सोडियम सिल्वर साइनाइड बन जाएगा। अब हमने क्या किया, हमने इसकी रिएक्शन की जिंक के साथ। जब हमने जिंक के साथ रिएक्शन की, जिंक बिन मोर रिएक्टिव देन सिल्वर इज गोइंग टू डिस्प्लेस दिस सिल्वर फ्रॉम हेयर एंड विल फॉर्म
Na2ZnCN4 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एंड सिल्वर सॉलिड विल बी प्योर फॉर्म में हमें मिल जाएगा, विल बी एक्सट्रैक्टेड। सिमिलरली देखिए गोल्ड के केस में क्या होगा, हमने गोल्ड का भी कोई और लिया, उसकी रिएक्शन हमने फिर से सोडियम साइनाइड के साथ की, सॉल्यूशन 4 सोडियम साइनाइड लिए। अगेन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सोडियम विथ कॉपर साइनाइड ट्वाइस, एक आयन बना, प्लस सोडियम सल्फाइड बना। इसको फिर से हमने जिंक की डस्ट के साथ ट्रीट किया, देन इट इज गोइंग टू फॉर्म NaZnCN4 twice, plus you will get gold as pure form. So what is this reaction called as? This reaction is called as cyanide process. So cyanide process is used for the extraction of gold and silver from their ore. Similarly, ये बना कैसे था? ओके, साइनाइड सॉल्यूशन गोल्ड के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। पोटाशियम साइनाइड का हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, दिस इज मोर फेवरेबल रिएक्शन देन विद सोडियम साइनाइड, प्लस ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब गोल्ड का ओर पोटाशियम साइनाइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है, इट फॉर्म्स पोटाशियम cyanide twice, plus it is going to form KOH. Now this reaction has more stability constant as compared to that with sodium, इसीलिए potassium is more favorable for the extraction of gold. इसको फिर से हमने zinc dust के साथ किया react, so what did you get? K2ZnCN4 plus gold as a pure form will be precipitated out. नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोनेट्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर्मेशन होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एंड देन इट इज फॉलोड बाय डिकम्पोजिशन। कॉम्प्लेक्स बनाया और उसको डिकम्पोज कर दिया तो हमें मेटल प्योर फॉर्म में मिलता है। यूजुअली हम ये रिएक्शन देखते हैं, एग्जाम्पल देखो, विद निकल का एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, इसको हमने हीट किया, डिकम्पोज कर दिया, विल गेट द निकल एज द प्योर एलिमेंट। सो दिस इज ऑल्सो यूज इन केस ऑफ मेटलर्जी, जहाँ हमें प्योर मेटल की फॉर्मेशन करनी होती है। नेक्स्ट कम्स द बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। बच्चों बायोलॉजिकली फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है? क्लोरोफिल। हमारे ब्लड के लिए क्या, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गैसियस ट्रांसपोर्टेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? हीमोग्लोबिन। और तीसरा हमें चाहिए क्या? विटामिन B12 फॉर आवर नर्व्स एंड फॉर योर HP। HP के लिए हमें साइनोकोबालामाइन चाहिए होता है। क्लोरोफिल इज ए कॉम्प्लेक्स molecule or the complex compound of magnesium ions, hemoglobin is of the iron, and vitamin B12 is of cobalt. Now these all are macrocyclic compounds of porphyrin and कोरिन लेगेंट। ठीक है जी। अब देखिए विटामिन B12 को एक और नाम है विच इज कॉल्ड है साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन। अब आप समझते हैं कोबाल्ट का ये एक मॉलिक्यूल है। सिमिलरली हमारे कुछ एंजाइम्स भी हैं, एंजाइम्स लाइक carboxypeptidase A and carbonic anhydrase. These are used as catalysts in biological systems.
यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स में ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस का काम करते हैं जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, राइट। नेक्स्ट यू हैव नंबर 6, द वर्किंग एज कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री। एक बड़ा पॉपुलर कैटलिस्ट है जो आप पढ़ेंगे, दैट इज द विल्किंसन कैटलिस्ट, which is phenyl with phosphophenyl with a phosphorus, and it's a salt of rhodium. ठीक, this is called as the Wilson catalyst and is used for homogeneous hydrogenation of alkenes. होमोजीनियस हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स का मतलब क्या है? लेट अस से वी हैव आर CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कैटलिस्ट का? कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होनी है, सो देर इज़ अ होमोलिटिक क्लीवेज, यानी एक फ्री रेडिकल ये बना, एक फ्री रेडिकल ये बना, फिर ये हाइड्रोजन टूटेगा एज अ फ्री रेडिकल 1 and these 2. So these radicals will combine with the molecule to form CH2 CH3. So याद रखिएगा, होमोजीनियस रिडक्शन, होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन में हमेशा रेडिकल बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन भी बन सकते हैं, पर वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है। होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर रेडिकल्स बनते हैं। सिमिलरली वी हैव अनदर कैटलिस्ट, बड़े पॉपुलर, आप लोग ऑर्गेनिक में बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में, दैट इज द जेल्जर नट्टा कैटलिस्ट। Zeljer-Natta catalyst is the solution of titanium tetrachloride plus or trichloride titanium plus trialkyl aluminium. Solution of TiCl4 titanium tetrachloride and trialkyl aluminium का ये solution होता है and it leads to the heterogeneous catalyst. It's a heterogeneous catalyst for use for polymerization of olefins. ठीक है जी। इसके अलावा हम वी ऑल्सो यूज़, यहीं पे कर लेते हैं, वी ऑल्सो यूज़ पेंटा कार्बोनिल कोबाल्ट 2। तो कैसे बनाओगे? कोबाल्ट पेंटा कार्बोनिल कोबाल्ट 2, क्योंकि कार्बोनिल जो है वो कैसा है? न्यूट्रल कंपाउंड है, सो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आएगी। ठीक है जी। सो ये भी एक है मॉलिक्यूल जो यूज़ किया जाता है अगेन फॉर दी homogeneous hydrogenation of alkenes only. So they work as catalyst. Next हम देखते हैं बच्चों नंबर 7, that is the electroplating. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? किसी भी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को चिपका देना। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कॉपर के ऊपर या चांदी के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर दी जाए, कॉपर प्लेटिंग गोल्ड प्लेटिंग करते हैं। सो इसमें हम क्या करते हैं? बाथ ऑफ आर्टिकल्स in solution of complex compounds like, अगर हमने सिल्वर की प्लेटिंग करनी है तो हम क्या लेंगे? सिल्वर साइनाइड का एक आयन ले लेंगे, या फिर अगर गोल्ड की प्लेटिंग करनी है आपने किसी भी मेटल के ऊपर, सो वी टेक गोल्ड का एक आयन ले कॉम्प्लेक्स ले लेंगे। दैट फॉर्म्स a solution then from a solution of metal ion. यहाँ से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना आसान है रादर देन टेकिंग द सिल्वर का हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं या गोल्ड का सॉल्यूशन लेते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने अभी देखा था हम लोग इसमें सिल्वर की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, अगर कोई और मेटल होगा ये उसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएगा।
तो हमने मेटलर्जी में देखा था ना, साइनाइड, सिल्वर साइनाइड का हमने सॉल्यूशन लिया, फिर जिंक के साथ उसको किया, तो जिंक के ऊपर सिल्वर भी डिपॉजिट हो सकता है। सिमिलरली हम कॉपर की भी प्लेटिंग कर सकते हैं। कॉपर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, K3CuCN4, इट इज़ यूज्ड फॉर कॉपर प्लेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोटोग्राफी। इसका यूज़ हम लोग फोटोग्राफी में भी करते हैं। इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी they developed films is fixed by washing with hypo solution which dissolves undecomposed silver bromide into AgS2O3 twice, 3 negative ion in ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी वॉश्ड फिल्म होती है हम उसे हाइपो सॉल्यूशन के साथ फिर से वॉश करते हैं, जिससे कि अनडिजॉल्व सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो इस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यूज़ ऑफ चीलेट थेरेपी और कीलेट थेरेपी इज इन मेडिकल साइंस, इन मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मेटल पॉइजनिंग, जैसे आयरन है, कॉपर है, आर रिमूव्ड बाय यूजिंग deferroxime B and D-penicillin amine. Deferroxime B and D-penicillin amine by forming coordinate compounds. Similarly, ETA is used in lead poisoning and platinum with a molecule with chlorine and ammonia, which also called as the cisplatin. Platinum है, cisplatin is used in cancer therapy because it inhibits ट्यूमर ग्रोथ। सो इस तरह से हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोनेट्स की, कंपाउंड्स की यूज़ करते हैं इन मेडिकल इंडस्ट्री ऑल्सो। लास्टली वी कैन सी इन डाइंग। डाई करने के लिए हमने पहले भी पढ़ा था कि डाई जो है वो एडजॉर्प्शन फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन नहीं है। सो हाउ दिस एडजॉर्प्शन इज गोइंग ऑन, देर आर सर्टन मॉर्डेंट्स दैट आर insoluble substances that are uniformly deposited in the fabric। तो आपको याद होगा जब हमने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी थी और डाइंग इंडस्ट्री के बारे में बात किया तो तुमने कहा था कपड़े को हम पहले किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ दैट लिक्विड? उससे क्या होता है, ये मॉर्डेंट्स जो हैं उसके ऊपर चिपक जाते हैं, आके उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं फॉर in the fabric to be dyed, and these mordants attaches with
molecules of dye and fix them. So जैसे आप यहाँ समझ सकते हो, मॉर्डेंट आया, उस मॉर्डेंट के साथ हमने डाई का मॉलिक्यूल लिया और उसे हमने फिक्स कर दिया. यूजुअली मॉर्डेंट क्या होता है, FeOH होल थ्राइस मॉलिक्यूल होगा, या फिर हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को. सो दीज आर दी मॉडर्न्स पॉपुलरली यूज इन द इंडस्ट्री. उसके ऊपर डाई लगाई, फिक्स किया उस डाई को, एंड दिस इज हाउ द फैब्रिक इज बीइंग डाइड. Right? So these are the importances of coordination compound in our daily life, and we can see that how important is it to understand how things are happening due to because of complex carbonates. So with this we end this chapter of coordination compounds, and thank you so much for watching this video. Take care and goodbye.